हेलो दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम रीट लेवल 2 सेकेंड शिफ्ट जो 23 को एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो मनोविज्ञान के क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं और उनके सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत हम तर्क के साथ उनको समझाने वाले हैं, तो आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि के को कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मस्तिष्क विप्लव युक्ति, स्वामित्व अधिगम युक्ति, समस्या समाधान युक्ति और अन्वेषण युक्ति। दोस्तों इसका सीधा आंसर रहेगा मस्तिष्क विप्लव युक्ति। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क विप्लव के अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, विचारों में आपसी टकराव होता है और उनसे क्या होता है किसी भी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। आगे देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतः व्यक्तिक समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना, आकांक्षा स्तर। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों प्रत्यक्ष मतलब जो कक्षा से डायरेक्ट रिलेटेड हो, जो टीचर के हाथ में हो। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो पहला ऑप्शन क्या है, प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, ये कक्षा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। अंतर व्यक्तिक समायोजन, यह भी देखिए दोस्तों स्टूडेंट्स वगैरह है जो कक्षा में अपने आप को समायोजित किस तरह से करते हैं, स्कूल में अपने आप को किस तरह से समायोजन करते हैं, यह सीधा कक्षा से संबंधित होता है। प्रशंसा तथा आलोचना, ये भी दोस्तों कक्षा से सीधा संबंधित होता है। अगर एक टीचर स्टूडेंट की प्रशंसा करता है तो टीचर अगर स्टूडेंट की प्रशंसा करता है तो स्टूडेंट अच्छी तरह से अभिप्रेरित होता है, अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, तो ये भी इससे संबंधित है। लेकिन आकांक्षा ये एक अलग ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर दोस्तों डी रहने वाला है। हालांकि बहुत सारे इसका सही आंसर सी प्रशंसा तथा आलोचना मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लॉजिक से दोस्तों हमने आपको इसका सही आंसर आकांक्षा स्तर बताए हैं। आप आकांक्षा कर सकते हो एक स्टूडेंट से, लेकिन उसको डायरेक्ट कक्षा से रिलेटेड नहीं है, वो आप केवल अनुमान लगा सकते हो उनसे, ये एक मनोवैज्ञानिक स्तर से संबंधित हो गया है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया था। ऑप्शन है कार्ल युंग, मार्टिन ई सेलिगमैन, सी है दोस्तों नओम जे चोम्स्की और डी है जोसेफ डी नोवाक। तो इसका सीधा आंसर होगा दोस्तों जोसेफ डी नोवाक। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है दोस्तों, ये एक सिद्धांत है सीधा, तो ये आपको तो पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों के बारे में। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। दोस्तों आपको पता है शिक्षण के 2 उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य और शैक्षणिक उद्देश्य। जो दोस्तों वैसे हम कह सकते हैं साधारण उद्देश्य और दूसरे विशिष्ट उद्देश्य। जो विशिष्ट उद्देश्य जिन्हें प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं दोस्तों, वो कक्षा से रिलेटेड होते हैं सीधे। और कक्षा में जब एक टीचर अध्ययन करवाता है तो उसका लक्ष्य यही रहता है कि बालक का मानसिक विकास हो, भावात्मक विकास हो और क्रियात्मक विकास हो। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन देखिए कौन कौन से, संज्ञानात्मक शिक्षण ये मानसिक से संबंधित है, भावात्मक ये हृदय से भाव से संबंधित है कि बच्चों के अंदर भाव उठने चाहिए, क्वेश्चन उठने चाहिए, और मनोगत्यात्मक यह लिखने से क्रियात्मक रूप से संबंधित है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है इसका सही रहने वाला है, वर्णनात्मक शिक्षण। आगे देखिए दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख रहे हो, लेकिन आप 2 ऑप्शन लास्ट वालों को देखिए इनमें क्या हो रहा है। अगर आपने क्रियात्मक अनुसंधान को पढ़ा है तो आपने स्टीफन एम कोवे का नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोवे का नाम आया है, कोवा, ठीक है कोवे, तो ये थोड़ा अलग दिख रहा है। तो सीधा दोस्तों आप सी को अलग कर सकते थे, ये सी है जो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। आगे देखिए दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। तो क्रम सूचक मापनी, नामिक मापनी, आनुपातिक मापनी, समय अंतराल मापनी। तो यहाँ पे अगर आपने अच्छी तरह से इसको समझा है, क्वेश्चन को मनोविज्ञान को पढ़ा है, तो सीधा ऑप्शन आपको भी अलग दिखाई देगा, नामिक मापनी, जो आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो ये नामिक मापनी है, ये इतनी मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसका उपयोग सबसे कम होता है शिक्षा के अंदर। तो ये दोस्तों बी इसका सही आंसर रहने वाला है। 7 नंबर का आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है।
पहला ऑप्शन देखिए व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, बिना बोझ के सीखना, सी सहज शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, डी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो दोस्तों आपने प्रोफेसर यशपाल समिति के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो बच्चे रहते हैं ना उसके ऊपर कोई बोझ ना हो, विदाउट बर्डन वाली शिक्षा, बिना बोझ की शिक्षा। तो ये इसका दोस्तों बी है जो राइट आंसर होगा। 2021 का अगर आपने रीट का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। आगे देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला देखिए 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये तो दोस्तों 2009 आरटी का एक मुख्य तथ्य है, ये तो होगा ही होगा। दूसरा देखिए विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, ये आरटी की धारा 21 के अंदर है दोस्तों, ये भी इसका सही आंसर है। सी देखिए प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन, तो ये भी है। लेकिन अगर आप डी को देखो तो डी वाला ऑप्शन 60 घंटे दिया गया है, जो गलत ऑप्शन है। तो यहाँ पे डी इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, डी वाला सही आंसर होगा। आगे देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली नई दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन देखिए प्रोटोटाइप, कैरियोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप। अगर आपने 10th क्लास के अंदर मेंडल का सिद्धांत समझा है तो आपको ये सीधा सीधा बी सी ऑप्शन आपको दिख जाएगा। देखिए दोस्तों फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं। फिनोटाइप हमारे शरीर से, हमारे देह से संबंधित होता है। बाहर से अगर हम देखें, किसी को बता दे, किसी के लक्षण बता दे तो उसको फिनोटाइप, और जीनोटाइप जो अंदरूनी हमारे गुण होते हैं जो हमें माता पिता से मिलते हैं, जीन से संबंधित होते हैं, उनको जीनोटाइप कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो दैहिक का मतलब है सीधा डायरेक्ट संबंधित है बॉडी से। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन क्या रहने वाला है, सी फिनोटाइप। ये साइंस का एक तरह से क्वेश्चन मान लीजिए आप। आगे देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट व पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। प्रश्न को समझिए दोस्तों, ध्यान रखना, प्रश्न को आप जितना अच्छी तरह से समझोगे उतना ही आपको सही आंसर मिलेगा। पूर्व व्यवस्थित को आप एक तरह से जन्मजात या शरीर से ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, वातावरणीय, सामाजिक, जैविक। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या रहने वाला है दोस्तों, जैविक, जो जीव के शरीर से सीधा संबंधित होता है। क्योंकि दोस्तों पूर्व व्यवस्थित का मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर की रचना है दोस्तों वो हमारे जीन के अनुसार होती है, जो पूर्व व्यवस्थित होती है। तो ये दैहिक होगा इसका सही आंसर, जैविक होगा इसका सही आंसर। आगे देखिए दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, अब्राहम मेस्लो ने आवश्यकता पद सोपान का सिद्धांत दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक विकास का सिद्धांत, और लेव वायोगत्स्की ने नैतिक विकास का, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा ऑप्शन बी रहने वाला है, क्योंकि यह बाल विकास से सीधा संबंधित नहीं है। आगे देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। जुड़वां बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, समवयस्क समूह। तो यहाँ पे देखिए आप प्रश्न को समझिए, आनुवांशिकता से आज से है दोस्तों हमारे जीन, हमारे गुणसूत्र से संबंधित। मतलब एक तरह से अगर हम जुड़वा बच्चों की बात करें तो जुड़वा बच्चे एक ही माँ के होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, जो गुणों का हम आसानी से, उसमें आनुवांशिकता का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अभिभावक बालक विश्लेषण, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो बालक रहता है ना उसके अंदर गुण, आपको पता है माता और पिता के गुण ही तो आते हैं, जो आनुवांशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जन्मजात होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण ही तो कहते हैं। तो इसको ये भी दोस्तों होगा। अगर हम डी देखें समवयस्क समूह, अगर समान आयु वाले बच्चे हैं तो उनके द्वारा भी हम उनकी आनुवांशिकता को देख सकते हैं। जैसे समान आयु के हैं तो उनकी ग्रोथ को देख सकते हैं, मानसिक विकास को देख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर हम दत्तक ग्रहण को देखें, दत्तक का मतलब क्या होता है दोस्तों, गोद लिया हुआ। तो गोद लिया है तो मतलब वो किसी का और की संतान है, तो उसके माता पिता अलग है, तो उसके लक्षण भी अलग रहेंगे ना दूसरे बच्चों के, मतलब उसके माता पिता के लक्षण रहेंगे और जिसने गोद लिया उसके लक्षण अलग रहेंगे। तो दोनों में कोई कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते। अगर हम किसी प्रक्रिया के द्वारा दोनों का अगर पता भी लगाएं ना, जैसे ब्लड रिलेशन द्वारा, तो उससे भी हमें पता नहीं लगता है। अब देखिए आगे 13 नंबर का क्वेश्चन, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया। तो ए ऑप्शन
बी एफ स्किनर, बी सिगमंड फ्राइड, गॉर्डन आलपोर्ट और डी है दोस्तों रेमंड बी केटल। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी एफ स्किनर। व्यक्तित्व का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। सिगमंड फ्राइड ने दोस्तों आपको पता है मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, उसके आधार पर व्यक्तित्व बताया था, इड, ईगो और इदम वाला। और गॉर्डन आलपोर्ट ये व्यक्तित्व से डायरेक्ट रिलेटेड है और रेमंड बी केटल भी संबंधित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो पहला है दोस्तों वाक्य पूर्ति परीक्षण, 16 व्यक्ति आयाम, तीसरा कथानक पर संप्रत्यक्ष परीक्षण और डी है दोस्तों चित्रकुंटा परीक्षण। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? सी। तो दोस्तों आपको पता है वाक्य पूर्ति परीक्षण ये पाइन और हैंडलर ने दिया था, बी ये 16 व्यक्ति आयाम ये केटल ने दिया था, 16 पीएफ टेस्ट। कथा संप्रत्यक्ष परीक्षण ये दोस्तों जिसे हम टीएटी भी कहते हैं, जिसके अंदर 31 कार्ड होते हैं, तो जिसमें से 20 कार्ड दिए जाते हैं, तो ये टीएटी वाला मॉर्गन तथा मुर्रे ने दिया था। चित्रकुंटा परीक्षण ये अलग हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। ये क्वेश्चन डाउटफुली बना हुआ है, लेकिन इसको हम अच्छी तरह से आपको समझाने वाले हैं कि इसका आंसर करेक्ट क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, बालक की वृद्धि का आशय होता है शारीरिक ग्रोथ से, हमारे भार में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि, तो उसको वृद्धि कहते हैं, जो शरीर से सीधी संबंधित होती है। विकास अलग होता है दोस्तों, विकास वृद्धि से संबंधित भी होता है, लेकिन विकास एक अदृश्य शक्ति भी होती है। जैसे गुणों के अंदर विकास होना, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर शरीर की ग्रोथ हो रही है तो वो भी विकास ही है। तो यहाँ पे देखिए पोषण से क्या होती है दोस्तों? वृद्धि से संबंधित है। अगर आप अच्छे खाते पीते हो तो आपके शरीर की ग्रोथ अच्छी होगी। स्वास्थ्य मतलब अगर हम बीमार नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छी होगी। निद्रा अगर हम नींद नहीं लेंगे। और तीसरा देखिए दोस्तों अधिवास का मतलब क्या है? आप कहीं पे भी वास करते हो तो उससे भी ग्रोथ पे हमारे इफेक्ट होता है, वृद्धि पे इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन क्या मान रहे हैं? डी को, लेकिन इसका सही आंसर दोस्तों निद्रा होगा। डी देखिए अधिवास क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप मान लीजिए पर्वतीय इलाके हैं, वहाँ पर लोग जो रहते हैं उनकी कद काठी अलग रहती है, ठीक है, छोटे कद के रहते हैं। तो जहाँ पर जैसे अफ्रीका के अंदर रहते हैं वो काले और हट्टे कट्टे रहते हैं शरीर वाले, तो ये अधिवास का भी फर्क पड़ता है। अगर हम कहीं पे वास करते हैं तो शरीर की ग्रोथ पे असर पड़ता है उसका। तो यहाँ पे दोस्तों सही आंसर वैसे निद्रा रहने वाला है, क्योंकि अगर हम लॉजिक से इस क्वेश्चन को देखें तो इसका निद्रा सही आंसर रहने वाला है। आगे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन, विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? ए भाषा विकास, बी नैतिक विकास, सी सांवेगिक विकास और डी है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास। तो आपको पता है तो इसका सही आंसर क्या होगा कि विकास का कौन सा आयाम नोम चोम्स्की के सिद्धांत। नोम चोम्स्की दोस्तों किससे संबंधित थे? आपको पता होगा भाषा विकास से। किससे? भाषा विकास से, जिन्होंने एलईडी सिस्टम के बारे में बताया था। तो ये इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। तो ये भी बहुत सारे बच्चों के मन में डाउटफुल क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती है। आधारभूत मतलब एक तरह से इसका सही आंसर दोस्तों जन्मजात रहने वाला है। हालांकि बहुत सारे इसका सही आंसर अधिग्रहित मानते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा स्वभाव रहता है ना, वो उसमें आधारभूत पूछा है। आधारभूत जो जन्म से हमारे अंदर होता है। तो जन्म से देखिए दोस्तों, एक घर के अंदर अगर 4 बच्चे भी हैं ना तो उनके स्वभाव अलग अलग रहते हैं, ठीक है ना। उनकी आधारभूत स्वभाव है वो अलग अलग रहते हैं, हालांकि एक ही माँ के वो बच्चे हैं। तो ये दोस्तों उनका स्वभाव अलग अलग क्यों है? जन्मजात से हैं। हालांकि अधिग्रहित का मतलब है दोस्तों वातावरण से भी फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आधारभूत शब्द आ गया, इसका मतलब ये जन्मजात रहने वाला है। आगे देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है अत्यधिक चिंतन, बी अधिचिंतन, सी विमर्श चिंतन और डी है दोस्तों अपसारी चिंतन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? अपसारी चिंतन। दोस्तों आपको पता होगा चिंतन अभिसारी और अपसारी में अंतर आप समझिए। देखिए चिंतन में क्या होता है, अभिसारी में क्या होता है, हम अभिसारी के अंदर चिंतन एक सीमित रहता है, और जो अपसारी चिंतन है, जो रचनात्मक वाले बालक होते हैं ना, जो रचनात्मकता वाले, जो क्रिएटिविटी बालक रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ की रचना कर देते हैं, तो उनकी जो सोच है वो काफ़ी फैली रहती है।
और फैली हुई चीज़ को उसको बोलते हैं दोस्तों अपसारी चिंतन। जैसे आपने अभिसारी और अपसारी लेंस पढ़ा होगा साइंस के अंदर, तो इसका सही आंसर दोस्तों डी रहने वाला है। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। तो पहला है बौद्धिक अयोग्यता, बी मानसिक कमजोरी, सी बौद्धिक पिछड़ापन और डी है दोस्तों बौद्धिक प्रतिकूलता। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका ऑप्शन रहने वाला है बौद्धिक अयोग्यता। ये पिछड़ापन तो दोस्तों किसी कारण से हो सकता है। अगर मान लीजिए आपने शैक्षिक पिछड़ापन पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्या होता है, अगर बच्चा स्कूल सही टाइम पे नहीं जाता तो क्लास से पीछे रह जाता है, मतलब जो क्लास के स्टूडेंट है जितना उन्होंने सीखा है उनसे वो कम सीखता है, तो उसको हम शैक्षिक पिछड़ापन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ए आंसर इसका सही होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। दोस्तों ये क्वेश्चन डाउटफुली बना हुआ है, यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं इनमें से, स्थिर या स्थायी। लेकिन अगर हम देखें तो इसका सही आंसर वैसे दोस्तों स्थिर इसका सही आंसर होना चाहिए, ए वाला। अब देखते हैं आगे इसका सही आंसर क्या निकलता है। आपने दोस्तों क्या लिखा है इसके अंदर, क्या आपका सही है आंसर, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। देखिए बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, वेस्लर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। तो दोस्तों आपने 2021 में अगर रीट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन ऐसा मिला होगा, केटल और रेवन ने संस्कृति मुक्त परीक्षण दिया था। तो यहाँ पे डी आंसर उनका परीक्षण स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये इसका सही आंसर होगा। हालांकि बहुत सारे इसका सही आंसर वेस्लर बुद्धिमत्ता मापनी भी मान रहे हैं, लेकिन इसका सही आंसर स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स होगा। आगे देखिए दोस्तों 22 नंबर का क्वेश्चन, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक, सांवेगिक, अस्तित्वकारी। तो यहाँ पे आपने गार्डनर एवं मर्फी का सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत समझा होगा बुद्धि के सिद्धांतों में, तो उसके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं है सांवेगिक वाला। तो ये ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा 22 नंबर के अंदर। 23 में देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कुसमायोजक का व्यवहारात्मक लक्षण है। आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा, उदासीनता। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, चिंता। जो कुसमायोजित रहेगा वो चिंताग्रस्त रहेगा। हालांकि बहुत सारे इसका आंसर आक्रामकता मान रहे हैं दोस्तों। कोई बालक अगर कहीं पे मान लीजिए समायोजित नहीं हुआ तो ऐसे थोड़ी है वो आक्रामक हो जाएगा, लड़ता रहेगा, किसी से गुस्सा करता रहेगा, वो चिंताग्रस्त रहेगा। हालांकि उसको अगर डर रहेगा तो वो आक्रामक थोड़ा बन पाएगा। मान लीजिए एक बच्चा प्रथम बार स्कूल में जाता है तो आक्रामक हो सकता है क्या, टीचर की पिटाई कर सकता है वो चिंताग्रस्त रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, गुमसुम बैठा रहेगा। तो ये चिंता दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा। आप भी अपने आप को देख लीजिए, आप कहीं नई जगह जाते हो तो ऐसे थोड़ी किसी जो पास में मिला उसकी पिटाई करने लगे, उसे हर किसी के ऊपर गुस्सा करने लगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। आप चिंता करने लग जाते हो, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ भी मान लीजिए। तो दोस्तों इसका अगर आप लॉजिक से देखो तो सही आंसर चिंता होगा। आगे देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे प्रश्न को आप समझिए, देखिए यहाँ पे जो प्रत्यक्ष नाम आया है, प्रत्यक्ष का मतलब आप सीधा कक्षा से संबंधित है। तो देखिए पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियाँ, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो यहाँ पे टीचर के हाथ में क्या चीज़ें होती है, देखिए वो खेल कूद करवा सकता है और पाठ्यक्रम की अलग अलग गतिविधियाँ करवा सकता है, ठीक है ना, उसके हाथ में होता है ये। भिन्न शिक्षण विधियाँ, अलग अलग शिक्षण की विधियाँ वो अपना सकता है बच्चों के अनुसार। विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, वो अपने हिसाब से प्रशिक्षण भी दे सकता है। लेकिन दोस्तों पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण उसके हाथ में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से पूछा है तो सीधा संबंधित हो। तो यहाँ पे दोस्तों ए ऑप्शन इसका सही होने वाला है। वैसे बहुत सारे इसका ऑप्शन बी भी मान रहे हैं, लेकिन अगर हम लॉजिक से देखें तो इसका सही आंसर ए जाना चाहिए। आगे देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। डिसकैलकुलिया, दोस्तों ये तो आपको पता है गणना से संबंधित होती है। डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, ग्राफिया दोस्तों ये लिखने से संबंधित होती है, तो पढ़ने से संबंधित क्या होगी, डिसलेक्सिया। और इसको याद रखने की ट्रिक थी दोस्तों, लक्ष्य साबुन के बारे में आपने पढ़ा होगा। लक्ष्य नाम आपको अगर पढ़ना आता है तो इससे आप ऐसी ट्रिक आप इसे याद रख सकते हो। तो डिसलेक्सिया बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों के लिए निम्न में से वर्गीकृत किया गया है।
अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक और पिछड़े बालक। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी। आपने आरटी एक्ट 2009 पढ़ा होगा, उसके अंदर भी आपने देखा होगा 25% जो आरक्षित है बच्चे, वो प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक, जो अत्यधिक जिनको आवश्यकताग्रस्त बालक होते हैं, उनके लिए ही तो आरक्षण है। तो न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से ये वंचित रहते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? सी। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? ए ऑप्शन E.L. थॉर्नडाइक, बी कोलर एवं कोपका, सी B.F. स्किनर, डी अल्बर्ट बांडुरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अल्बर्ट बांडुरा। वैसे बहुत सारे इसका सही आंसर B.F. स्किनर को भी मानते हैं, क्योंकि B.F. स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिसमें ये पुनर्बलन भी आधारित होता है। उसके अंदर क्या होता है, कोई अगर बच्चा अच्छी तरह से क्रिया करता है ना, कोई काम करता है अच्छी तरह से, तो टीचर क्या होता है, उसको पुरस्कार के रूप में कुछ देता है, जैसे शाबाशी दे दी, या अगर क्लास में फर्स्ट आ गया तो उसको मान लीजिए जो क्या होता है, इनाम दिया जाता है, जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त को, तो वो उसको पुनर्बलन भी मिलता है। ठीक है, तो ये अल्बर्ट बांडुरा इसका सही आंसर है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीखना, और सीखने से क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर आप कुछ सीखते हो तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। आगे देखिए बी में क्या है, अगर व्यवहार में परिवर्तन हुआ तो दोस्तों अंतर तो साफ दिखाई देगा ना। हम कहते हैं ना, भाई तू कितना चेंज हो गया, चेंज कैसे हुआ? उसने कुछ सीखा, उसने कुछ गुण ग्रहण किए। तो आगे देखिए अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है। आप मान लीजिए साइकिल चलाना सीखते हो, उसको अभ्यास करते हो, पहली बार चलाते हो तो गिर जाते हो, लेकिन बार बार अभ्यास करते हो तो आसानी से सीख जाते हो। तो अभ्यास से अधिगम प्रभावित होता है। लेकिन डी अधिगम जन्मजात प्रक्रिया, भाई माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आता ना, आपने ये कहावत सुनी होगी। तो अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये इसका सही आंसर होगा, मतलब ये गलत है। ठीक है ना। आगे देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है? पुनर्बलन, साहचर्य, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। तो आपने पावलोव का जो कुत्ते की लार पे प्रयोग किया गया था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जिसको भी हम कहते हैं, तो CR थ्योरी, कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? साहचर्य सिद्धांत। आपको पता होगा कुत्ते ने घंटी के साथ और खाने के साथ साहचर्य स्थापित कर लिया था, क्योंकि खाना तो दोस्तों एक जन्मजात उद्दीपक है, ठीक है, और उसके साथ बाद में घंटी बजाई गई थी, तो उससे ये उसने संबंध बना लिया था, साहचर्य स्थापित कर लिया था। तो 20 का सही आंसर होगा। और 30 नंबर का देखिए दोस्तों, 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? परिपक्वता। आपको पता है प्रतिबिंबन एक स्टूडेंट है, वो अपने दिमाग के अंदर कल्पना करता है जब वो किसी का चित्र लेके आ जाता है। जैसे अगर आपने ताजमहल देखा होगा, तो मैं अगर बोल दूँ ताजमहल, तो ताजमहल आपके दिमाग में आ जाएगा। मान लीजिए आपने अपनी स्कूल देखी होगी, तो आज भी हम अगर आपको बोल दिया जाए कि आपने 10th क्लास कौन सी स्कूल में पढ़ी, तो आपके दिमाग में उसका चित्र आ जाएगा। तो वह है दोस्तों प्रतिबिंबन। तर्क करना आपको आता ही है, किसी चीज़ पे हम अपने आप को सही साबित करते हैं, वो तर्क हो गया। और कल्पना दोस्तों हम करते रहते हैं कि टीचर की हमारी जॉब लग जाएगी, फिर शादी हो जाएगी, वो हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, तो वो कल्पना है। तो यहाँ परिपक्वता ये शरीर से संबंधित होती है दोस्तों, शरीर का विकास होता है, ग्रोथ होता है। तो अधिगम से उसका कोई संबंधित नहीं है, कोई पढ़े नहीं, कुछ नहीं सीखे तो भी लंबा चौड़ा तो हो ही जाएगा, मतलब उसकी शरीर की ग्रोथ तो हो ही जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।